छात्रों नमस्कार। NCERT क्लास 12 फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो लेक्चर में। और आज हम इस नए वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं शंट किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए तथा इसके लाभ, हानि व उपयोग लिखिए। अर्थात हम आज बात करेंगे शंट के टॉपिक के बारे में और इसी का सिद्धांत तथा इसी शंट के लाभ, हानि व उपयोग के बारे में भी हम बात करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। तो हम शुरू करते हैं टॉपिक शंट कि शंट होता क्या है। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रतिरोध के बारे में, और शंट भी एक प्रतिरोध ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि शंट एक कम प्रतिरोध वाला तार है। अब कम या अल्प प्रतिरोध का मतलब होता है कि तार में जो धारा का रुकावट या अवरोध जो होता है बहुत ही कम मात्रा में होता है। अर्थात हम समझ सकते हैं कि शंट एक कम प्रतिरोध का तार है, जिसका सीधे मतलब होता है कि किसी भी तार में धारा का बहुत ही कम रुकावट पैदा करना होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर लिखा है कि शंट एक अल्प प्रतिरोध होता है। ठीक है, शंट क्या होता है? शंट एक अल्प प्रतिरोध यानी जो प्रतिरोध की मात्रा होती है बहुत ही कम होती है, यानी रुकावट जो तार में होता है बहुत ही कम मात्रा में होती है, जो धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो शंट जो होता है वो धारामापी की जो कुंडली होती है, यानी कि धारामापी के साथ हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है शंट। अब क्यों लगाया जाता है देखिएगा, धारामापी कुंडली के साथ शंट लगा देने से मुख्य धारा का अधिकांश भाग शंट में प्रवाहित होता है, जिससे धारामापी क्षतिग्रस्त होने से बच जाती है। अर्थात हम यहाँ समझ चुके हैं कि हम जो धारामापी कुंडली के साथ जो शंट लगाते हैं तो उसका जो मुख्य धारा यानी कि मुख्य धारा जो अधिकांश भाग जो होता है वो शंट में से प्रवाहित होता है, जिससे धारामापी क्षतिग्रस्त होने से बच जाती है। अर्थात किसी भी उपकरण में हम यदि शंट को उस उपकरण के साथ समांतर क्रम में लगा देते हैं तो वो उपकरण क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। तो हमने यहाँ पर एक चित्र ड्रॉ किया है। तो देखिए चित्र के अंदर हमने किस प्रकार शंट का और किस प्रकार धारामापी का हमने उपयोग किया और शंट के अंदर जो किस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए चित्र के अंदर जो जी जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है ये धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध है। यहाँ पर एस जो है ये शंट का प्रतिरोध है और इस परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, हमने इस प्रकार देखा कि जी जो है वो धारामापी का प्रतिरोध है, एस जो है वो शंट का प्रतिरोध है। अब इस धारामापी प्रतिरोध के साथ जो शंट है ये एक दूसरे के समांतर क्रम में लगे हुए हैं और इस परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिएगा कि शंट के अंदर इस परिपथ के अंदर जो आई धारा प्रवाहित हो रही है, इस आई धारा का जो IG भाग है वो इस धारामापी के अंदर से प्रवाहित हो रही है और इसी आई धारा का IS भाग जो है वो इस शंट के अंदर प्रवाहित हो रहा है। एक बार और पुनः देखिएगा कि जो परिपथ में जो आई धारा प्रवाहित हो रही है, इस आई धारा का IG भाग इस धारामापी में प्रवाहित हो रहा है और इसी आई धारा का IS भाग इस शंट S से प्रवाहित हो रहा है। तो इस प्रकार हमने लिखा है कि माना धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध IG है। देखिए ये धारामापी है, इसका कुंडली का प्रतिरोध जो है वो G है तथा शंट का प्रतिरोध S है और हमारे पास शंट है, इसका प्रतिरोध S है। परिपथ में प्रवाहित धारा I है और इस जो पूरा परिपथ है इस परिपथ में यहाँ से I धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारा का IG भाग धारामापी में से तथा IS भाग शंट में से प्रवाहित होता है। देखिए जो धारा I जो हो रही है इसका जो IG व भाग जो है वो इस धारामापी में प्रवाहित हो रहा है और इसी धारा I का जो IS भाग इस शंट में से प्रवाहित हो रहा है या होता है। तब जो परिपथ में कुल धारा जो प्रवाहित हो रही I वो इक्वल जो होगी वो IG
प्लस आई एस के। ठीक है, ये जो परिपथ में जो आई धारा है, इस आई धारा का आई जी भाग इस धारा मापी में प्रवाहित हो रहा है और इसी आई धारा का आई एस भाग इस शंट में से प्रवाहित हो रहा है। यानी कि हम आई जी और आई एस को दोनों धारा को जोड़ते हैं तो हमें पुनः ये धारा जो पुनः प्रारंभिक जो धारा हमको मिल जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा आई इक्वल आई जी प्लस और आई एस। आई जी जो है ये धारा मापी में से प्रवाहित हो रही है और आई एस जो है वो शंट में से प्रवाहित हो रही है और इसलिए हम इसको समीकरण नंबर फर्स्ट नाम देते हैं। आगे हम लिखते हैं कि ओम के नियम से, और जो ओम का नियम जो है हमने पिछले लेक्चर में इसको अच्छे से पढ़कर आए हैं। एक बार और उसको हम रीड आउट करेंगे कि जो ओम का नियम है वो यह बोलता है कि किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और उसी परिपथ में उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात किसी परिपथ में बहने वाली धारा और उसी परिपथ के किन्हीं दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिएगा यहाँ पर हमने जो चित्र में दिखाया गया है कि हमने यहाँ पर दो प्रतिरोध लिए हैं। एक जो प्रतिरोध लिया हमने G जो है धारा मापी का प्रतिरोध है और दूसरा हमने प्रतिरोध लिया अल्प प्रतिरोध S जो है शंट का प्रतिरोध है। यानी कि परिपथ में बहने वाली धारा I इन्हीं प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पर G जो है प्रतिरोध धारामापी का है और S जो प्रतिरोध है वो शंट का है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर, यानी कि जो हमारे पास है धारामापी G जो है इन सिरों के बीच विभवांतर हम ज्ञात करेंगे ओम के नियम से। और विभवांतर को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, लेकिन यहाँ पर धारामापी ले रहे हैं और इसके अंदर IG धारा प्रवाहित हो रही है तो हम यहाँ लिखेंगे VG। ये इक्वल होगा उस परिपथ में बहने वाली धारा और उसके गुणनफल, यानी कि उसमें उत्पन्न या बहने वाला प्रतिरोध G की। अर्थात हमने यहाँ पर धारामापी सिरों के बीच विभवांतर जो होता है VG इक्वल IG अपॉन में IG इंटू में G। देखिए यहाँ पर इस धारामापी G के सिरों के बीच विभवांतर होता है IG, यानी कि इस परिपथ के अंदर IG धारा प्रवाहित हो रही है और इसका प्रतिरोध G है, इसलिए इसका विभवांतर होगा VG इक्वल IG इंटू में G, जहाँ V जो है धारामापी के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, IG जो है उस परिपथ में बहने वाली धारा और G जो है उस परिपथ का प्रतिरोध, धारामापी का प्रतिरोध। इसी प्रकार हमने लिखा है शंट के सिरों के बीच विभवांतर, यानी कि जिस प्रकार हमने अभी धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर देखा था ठीक उसी प्रकार हम शंट के सिरों के बीच विभवांतर देखेंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पर विभवांतर जो है रिप्रेजेंट करते हैं V से, और लेकिन बात करें हम शंट के सिरों के बीच विभवांतर तो यहाँ हम लिखेंगे VS इक्वल, ये बन जाएगा कि इसमें इस परिपथ में बहने वाली धारा, तो देखिए इस परिपथ में बहने वाली धारा जो है वो IS है, तो धारा जो हो जाएगी यहाँ पर IS, क्योंकि यहाँ पर IG धारा बह रही थी इसलिए हमने IG लिखा था, यहाँ पर IS धारा बह रही है तो इसलिए हमने IS। और इस परिपथ के अंदर उत्पन्न या उपलब्ध प्रतिरोध, तो इसका प्रतिरोध शंट का प्रतिरोध कितना यहाँ पर S, तो हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पर S। तो ये बन जाएगा शंट के सिरों के बीच विभवांतर VS इक्वल IS इंटू में S, और धारामापी सिरों के बीच विभवांतर जो था VG इक्वल IG इंटू में G। अब देखिए आगे, क्योंकि जो धारामापी और जो शंट है दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। आगे हमने लिखा है कि चूँकि धारामापी और शंट समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो हमने चित्र में देखा है कि धारामापी और शंट दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए उनका जो विभवांतर है सिरों के बीच में वो भी इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है VG यानी कि धारामापी का विभवांतर और इक्वल होगा VS यानी कि शंट का विभवांतर, ये दोनों इक्वल होंगे। और हमने यहाँ पर जो VG का मान निकाला IG इंटू G में, ये VG के स्थान पर रखेंगे, और VS का जो मान निकाला हमने IS इंटू S, VS का मान रखेंगे। तो हम यहाँ VG और VS के मान रखने पर, तो देखिए VG का मान है IG इंटू में G इक्वल, और VS का मान है IS इंटू में
एस। वी जी का मान हमने ये रखा है और वी एस का मान हमने ये रखा है। मान रखने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ तिर्यक गुणा करके वी एस और आई जी तथा जी और एस का हम मान निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वी एस के अपॉन में आई जी को भेज देंगे और इस जी के अपॉन में एस को भेज देंगे, यानी कि हम यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे। तो देखिए ये बन जाएगा यहाँ पर जी के अपॉन में एस इक्वल, और इस आई एस के अपॉन में बन जाएगा ये आई जी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा है कि जी के अपॉन में एस, यानी कि इस जी के अपॉन में एस का तिर्यक गुणा किया और आई एस के अपॉन में आई जी को यहाँ पर भेज दिया है, और इसको हमने थोड़ा सा सीधा लिख दिया, यानी कि आई एस अपॉन आई जी को इधर लिखा है और जी अपॉन एस को थोड़ा सा इधर लिखा है, और इसको हमने नाम दिया है समीकरण नंबर 2। आगे हमने लिखा है कि समीकरण 2 में दोनों तरफ एक जोड़ने पर, यानी कि जो हमारे पास समीकरण 2 है इसमें हम दोनों तरफ दोनों साइड में +1 करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा ये आई एस अपॉन में आई जी +1 किया है इक्वल में जी अपॉन में एस, और इधर भी हमने +1, यानी कि समीकरण 2 में दोनों तरफ हमने एक को जोड़ा। देखिए इधर भी एक को जोड़ा है और इधर भी हमने एक को जोड़ा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आई जी को एलसीएम लेंगे और इधर से एस को एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने आई जी को एलसीएम लिया, तो ये बन जाएगा आई जी का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये बनेगा आई एस प्लस में आई जी और इक्वल, यहाँ पर हम एस को एलसीएम ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा जी प्लस में एस। ठीक है, हमने क्या किया है, यहाँ से आई जी को एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद ही ये स्टेप बना है, और यहाँ पर एस को एलसीएम लिया हमने, तो हमारे पास ये स्टेप बनी है। आगे हमने लिखा है कि समीकरण 1 से आई एस प्लस आई जी का मान रखने पर, यानी कि जो आई एस प्लस आई जी जो जिसका मान हमने समीकरण 1 में निकाल चुके हैं वो मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखते हो मान क्या है, यहाँ पर हमने समीकरण 1 का मान निकाला था और आई जी प्लस आई एस का जो मान था वो आई था, तो हम वहाँ पर आई एस प्लस आई जी का मान कितना रख देंगे, वहाँ पर आई रख देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस आई एस प्लस आई जी की जगह हम आई रख देंगे मान समीकरण 1 से, तो ये बन जाएगा आई अपॉन में आई जी इक्वल, और आर एच एस में सेम चल रहा है, जी प्लस में एस और अपॉन में एस। आगे हमने लिखा है कि यदि धारा मापी में से कुल धारा आई का nवां भाग प्रवाहित हो तो हमारे पास जो धारा मापी हमने चित्र में ड्रॉ किया है, उस धारा मापी में जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही है उसका nवां भाग उस धारा मापी में से प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर आप चित्र में समझिएगा कि चित्र के अंदर कि इस धारा जो यहाँ पर कुल धारा आई जो है, इस कुल धारा आई का जो आई जी भाग इस धारा मापी के अंदर प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये मान लेते कि जो आई जी जो है इस आई धारा का nवां भाग है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो आई जी इक्वल रहेगा वह कुल धारा आई का, यानी कि उस आई टोटल परिपथ में जो आई धारा प्रवाहित हो रही है उस आई धारा का जो आई जी धारा जो धारा मापी के अंदर प्रवाहित हो रहा है ये उस धारा मापी का nवां भाग है। अर्थात ये बन जाएगा आई जी इक्वल आई इंटू 1 अपॉन में n। एक बार और चित्र के अंदर देखिए कि ये परिपथ के अंदर जो आई धारा प्रवाहित हो रही है, इस आई धारा का जो आई जी भाग है वो इस धारा मापी के अंदर प्रवाहित हो रहा है। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि जो आई जी जो है इस आई धारा का nवां भाग इस धारा मापी के अंदर प्रवाहित हो रहा है। हम थोड़ा इसको और अच्छे से लिख सकते हैं कि आई जी इक्वल बनेगा आई के अपॉन में n, और हम यहाँ पर आई का मान निकाल लेंगे, एन का गुणा तिर्यक गुणा कर देंगे इस आई जी के साथ, तो ये आई इक्वल बन जाएगा हमारे पास एन इंटू में आई जी। कुछ नहीं किया हमने, इस एन का गुणा तिर्यक गुणा किया हमने इस आई जी के साथ, तो ये बन गया आई इक्वल में एन इंटू में आई जी। और हमने जो यहाँ पर आई अपॉन आई जी का जो मान निकला था इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इस प्रकार हमने यहाँ पर लिखा कि समीकरण 3 में आई का मान रखने पर, यानी कि जो समीकरण 3 जिसको हमने नाम दिया है
आई अपॉन आई जी। इस आई की जगह हमने जो आई का मान निकाला है वो आई का मान हम समीकरण 3 में इस आई की जगह हम रख देंगे। तो देखिए मान रखने के बाद हम आई का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये बन जाएगा n इंटू में आई जी अपॉन में चल रहा है आई जी, हमने इस आई की जगह हमने ये आई का मान रखा है, और इक्वल में चल रहा है g प्लस में a और अपॉन में s चल रहा है। इस प्रकार हमने ये मान रखा है समीकरण नंबर 3 में। अब देखिएगा यहाँ पर कि इस IG से ये IG सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो बचा है उसको हम लिख देंगे, तो बना n इक्वल g प्लस में s और अपॉन में s। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को s को अलग अलग लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे g के बटे में s प्लस में s के बटे में s। ठीक है, एलसीएम लेंगे वापस, यही स्टेप हमारे बन जाएगी। तो यहाँ एस और सेम है तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर n इक्वल जी के अपॉन में एस और प्लस में 1। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को हम इक्वल के इधर लेके आएंगे। तो ये जो यहाँ पर प्लस है इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर बचेगा n-1 इक्वल में जी अपॉन में एस। कुछ नहीं किया हमने, इस एक को उठा के हम इक्वल के इधर ले आए तो साइन यहाँ पर चेंज हो गया और बना है n-1 इक्वल जी अपॉन में एस, और हमने इसको ब्रैकेट में रख दिया है। अब हमें क्या करना है, शंट का मान निकालना है, एस का मान निकालना। तो एस को हम तिरक गुणा करके यहाँ रखेंगे और इसको जी के अपॉन में भेज देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा एस इक्वल जी अपॉन में n-1। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ यहाँ पर इन दोनों का एक दूसरे से क्या तिरक गुणा किया है, और यही शंट का सिद्धांत होता है। फाइनली हमने लिखा है यही शंट का सिद्धांत है। अब इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछा गया था एक टॉपिक के ऊपर कि शंट के लाभ भी बताइए। तो शंट से लाभ के मतलब है कि हम किसी भी परिपथ के अंदर जो शंट का उपयोग करते हैं तो उसमें क्या हमको बेनिफिट मिलता है। तो इसमें हमने पहला नंबर डाल के लिखा है कि यह धारामापी कुंडली को जलने से बचाता है। यानी कि शंट जो है किसी भी उपकरण को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। इसी कारण हम बहुत सारे उपकरण के अंदर शंट को किसी भी कुंडली के साथ समांतर क्रम में लगाते हैं, क्योंकि उस उपकरण के अंदर कोई भी खराबी, क्षतिग्रस्त या जलने की संभावना ना हो। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है शंट का उपयोग कर धारामापी के परास को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि हम किसी भी उपकरण के अंदर शंट का उपयोग करके उस धारामापी की रेंज यानी कि परास को हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि वो लंबे समय तक वो कार्य कर सकता है। इसी टॉपिक में एक और पॉइंट था कि शंट के हानि, यानी कि अब हम बात करेंगे शंट के हानि के बारे में। शंट के हानि, शंट के प्रयोग से धारामापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है। यानी कि उसका अधिकांश भाग जो धारा का वो शंट के अंदर से प्रवाहित होता है, जिसके कारण से धारामापी की जो सुग्राह्यता वो कम हो जाती है। इसी टॉपिक में एक और पॉइंट था कि शंट का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो धारामापी को कुंडली के साथ शंट लगाकर उसे अमीटर में बदला जाता है तथा उसके परास को भी बढ़ाया जाता है। यानी कि एक तो हम धारामापी कुंडली के साथ शंट लगाकर उसको अमीटर में बदल सकते हैं तथा उसी धारामापी के परास यानी उस धारामापी की रेंज को भी हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो क्षतिग्रस्त नहीं होता है शंट के द्वारा। यानी कि किसी भी उपकरण में शंट लगा देने से उस उपकरण की परास या रेंज बढ़ जाती है और उसमें कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं होता है। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है बहुत ही इम्पोर्टेंट था, प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।